नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे हम डिस्कस किए। दोस्तों, आज हम उससे संबंधित क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, क्योंकि आपसे हमेशा सीटेट के, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी श्रृंखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनईपी 2020 ने नई पाठ्यचर्या संरचना में कई बदलाव किए हैं। नई पाठ्यचर्या संरचना एनईपी 2020 क्या है? 3+4+4+5 मॉडल, 5+3+3+4 मॉडल, 4+3+3+5 मॉडल या 5+4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में। कई बार पूछा गया है ये हमारे एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें, कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी दोस्तों, यह हमारी कौन सी थी? तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। क्या थी? तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मेन उद्देश्य ये था कि अपनी शिक्षा में हम लोग एजुकेशन में, शिक्षा नीति में हम क्या करें? सुधार करें। शिक्षा नीति में सुधार करें और सभी बच्चों को सरलता से ज्ञान प्रदान करना था। और कई चीज़ों का बदलाव किया गया कि बच्चों को, हर एक बच्चे को शिक्षित किया जाए, कोई भी दिक्कत न होने, कोई समस्या न, पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए। इन सारी चीज़ों पे दोस्तों बात हुई। और आपके जो मॉडल था इसका दोस्तों, एनईपी 2020 का जो आपका बदलाव किया गया, पहले हम लोग जानते थे कि 10+2, क्या जानते थे? 10+2, 1 से 12 हमने पढ़ा, 10+2 हम जानते थे। पर इस एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ, आया 5+3+3+4 दोस्तों। क्या आया? ये आ गया आपका, ये मॉडल तैयार किया गया आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? बी इज राइट। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर आखिर 5 वर्ष में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 5 वर्ष। दोस्तों, ये जो हमारा 5 ईयर्स है, जो हमारा ये 5 ईयर्स है, इसमें अगले 3 वर्ष तक, प्रथम 3 वर्ष तक बालक किस में होता है? बालक आंगनवाड़ी में होता है। किस में होता है? बालक आंगनवाड़ी में रहता है दोस्तों। वहां पे शिक्षा प्राप्त करता है, खेलता है, खाता है, पीता है। आप जानते हैं आंगनवाड़ी में क्या होता है। तो ये 3 वर्ष तक वो आंगनवाड़ी में रहता है। और बचे इसमें कितने? 2 वर्ष। जो बचे 2 वर्ष हैं दोस्तों, इसमें बालक क्या करता है? 2 वर्ष में क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 और 2 में, इसमें आपके 2 वर्ष में बालक शिक्षा ग्रहण करता है, हर चीज का ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपके 5 वर्ष व्यतीत हुए। पहले आपके 5 वर्ष यहाँ पे व्यतीत हो गए। अब आपका ये 3 वर्ष दोस्तों, तो ये 3 वर्ष जो बचा है, तो इसमें हम क्या करते हैं? क्लास 3, 4 एंड 5, ये 3 वर्ष हम दोस्तों, इसमें ये 3 वर्ष हम अपना व्यतीत करते हैं। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, यहाँ तक, इन 3 वर्ष तक हम क्लास 5 तक हमारी शिक्षा दीक्षा हमारे बच्चों की कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद ये बचा हमारा 3 वर्ष। इस 3 वर्ष में क्या होता है? क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये 8 तक हमारी दोस्तों कंप्लीट हो गई। ठीक है, 8 तक हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। अब बचा हमारा 4 साल। अब जो ये हमारा 4 साल बचा दोस्तों, तो ये 9, 10, 11 और 12, 4 साल की शिक्षा, ये क्लास हमारी, इसमें हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपके क्लास 9, 10, 11 और 12। ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा 5 साल वाले में आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ये 3 वर्ष कहाँ का है, क्या नहीं।
तो आपकी कक्षा क्या हो गई, आंगनवाड़ी से स्टार्ट हुई। जो आपकी कक्षा है वो स्टार्ट कहां से हुई, स्टार्ट हुई आपकी कक्षा आंगनवाड़ी से स्टार्ट हुई और 12 तक इंड हो गई, 12 तक क्या हो गई, इंड हो गई। तो वही दोस्तों पहले हमारा 10+2 रहता था 1 से 12। अब इसमें इन्होंने जो नई चीज जोड़ी है वो हमारी 3 वर्ष तक इन्होंने आंगनवाड़ी की शिक्षा जोड़ दी। ठीक है, तो यही है आपका नया बदलाव 5+3+3+4। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भी, ये मॉडल तैयार किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। रचनावाद या व्यवहारवाद, रटन अधिगम संकल्पना या समझ, पूछताछ आधारित शिक्षा, प्रयोग और अभ्यास, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का आकलन। क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 तक शैक्षिक बदलाव का प्रस्ताव क्या है। 2020 में बदलाव, क्या हमें बदलाव करना है, क्या हमें बदलाव करना है दोस्तों, बदलाव का प्रस्ताव क्या है, हमें जो चीज बदलना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये कहा गया कि हमें क्या बदलना है। 2020 के अंतर्गत यह कहा गया, सबसे पहले रूट सिस्टम, क्या रूट सिस्टम इन द सेंस आप सभी समझ रहे होंगे, रटन पद्धति, क्या रटन पद्धति, सॉरी रटन पद्धति को हमें क्या करना है, रटन पद्धति को हमें बदलना है। जो पद्धति अभी तक आ रही है, पहले से चली आ रही है ना, जो अध्यापक होते थे, शिक्षक होते थे, बच्चों को याद करा के, रटवा के कि चलो भाई खड़े हो जाओ, 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ऐसे ना। और फिर सारे बच्चे रिपीट करते थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये भाई ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चा स्वयं करके, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चा स्वयं करके सीखे। बच्चा क्या करे, स्वयं करके सीखे, स्वयं करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। क्या बात कहेगी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग कहा गया कि बच्चा कुछ भी जो सीखता है वो स्वयं करके सीखे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रटन अधिगम और संकल्पात्मक समझ में तक शैक्षिक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया कि हाँ इसको हमें बदलना है, इसको हमें क्या करना है, बदलना है ये चीजें। ठीक है, रटन होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल एजुकेशन 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ। एनएससी का उसका क्या नाम है, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया, कि एक आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है, एनटीए है, परख है, यूजीसी है या एनएससी है। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, और ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। देख समझ रहे, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों बालकों इसके लिए, तो इसका नाम रखा गया आपका परख। क्या रखा गया, परख रखा गया, जो सभी बच्चे जानते हैं। बहुत ही अच्छा आप सभी आंसर दे रहे हैं, परख रखा गया इसका। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। बी जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट है एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था। सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, या क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे बताएं इसका क्या होगा। ये एनपीई दोस्तों, यही एनईपी होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेशनल एजुकेशन का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था, जल्दी से सारे बच्चे बताएं दोस्तों, क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, जल्दी से बताएं। शैक्षिक उद्देश्य क्या था दोस्तों, 1986 एनबीपी का शैक्षिक उद्देश्य क्या था इसका, एनपीई ही होगा दोस्तों, नेशनल ये आपका एनपीई ही था, सॉरी एनपीई ही था दोस्तों। ये आपका 1986 का इसका यानी एनपीई 1986 था। इसका दोस्तों क्या था, मेन उद्देश्य क्या था आपका,
यानी कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, ये नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है आपकी 1986 जो आई थी दोस्तों में आई थी। ये महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य इसका क्या था? तो जो आपकी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई थी दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन कराना। क्या था इसका महत्वपूर्ण? कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन कराना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये इसका नेशनल 1986 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या था? परख का उद्देश्य पूछा है कि आपका जो मैंने राष्ट्रीय मूल्यांकन अभी परख का क्या उद्देश्य था? बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना। दोस्तों आपके परख का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य परख का ये था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो मानक, जो मापदंड, जो मानक रखे गए, जो मापदंड रखे गए, जो मानक, जो मापदंड रखे गए हैं, उन्हें क्या करना है? सुधारना है, उन पे दोस्तों देख रेख करनी है। उसको क्या करते हैं कि वो मानक मापदंड चल रहा है कि नहीं, लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसकी देख रेख करनी है। ठीक है, उसका दिशा निर्देश निर्धारित करना है। क्या करना है? उसका दिशा निर्देश निर्धारित करना है कि हाँ नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको बालक को शिक्षा प्रदान करनी है, ऐसे बालक को शिक्षा प्रदान कर, बालक को स्वयं करके सीखने दीजिए। और यानी कि उसका पाठ्यक्रम का होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ आप यानी कि पाठ्यक्रम का यूज करें। तो ये चीजें हैं। तो इसका मेन उद्देश्य था कि मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना होगा। ये आपके परख का मेन वो था, मोटो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में संकल्प नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था? कितने प्रतिशत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपकी इस बार जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, शायद यूजीसी नेट का जो इस बार का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। यूजीसी नेट का जो अभी पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, पूछा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? 50%, 35%, 40 या 25%? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आपके सीटेट में भी पूछा जा सके है दोस्तों। क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में, क्या उच्च शिक्षा में दोस्तों सकल नामांकन अनुपात का कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था? तो सकल अनुपात को दोस्तों, सकल अनुपात को नामांकन यानी कि सकल नामांकन अनुपात को दोस्तों, सकल नामांकन अनुपात को दोस्तों 50%, क्या 50% अधिक, 50% अधिक हमें तक बढ़ाए जाने का मेन उद्देश्य था। ये ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनईपी 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? फंड का नाम दोस्तों क्या होगा? जैसे ये होता है ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि बालकों के लिए भी। एनईपी 2020 ने सभी को एक समान समझा। 2020 ने सभी को एक समान समझा, न बालक हो या लड़की हो, गर्ल्स हो चाहे बालक हो, एक समान समझा। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के लिए सभी के लिए व्यवस्था समान रखी कि हाँ भाई ये नहीं कि लड़कियों को ज़्यादा व्यवस्था कर दी जाए, लड़कों का कम व्यवस्था की जाए, ऐसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में सभी एक समान है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो इस फंड का नाम क्या रखा गया? जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेश कोष या लिंग रोजगार निधि? क्या था दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं इसका। क्या था इसका? बिल्कुल जल्दी से बताएं दोस्तों। तो ये था आपका, क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका लिंग समावेशन कोष दोस्तों नाम था, लिंग समावेश कोष, लिंग समावेश कोष नाम था इसका आपका। सी इज द राइट आंसर। जेंडर प्रमोशन लिंग समावेशन कोष दोस्तों नाम था आपका। सी इज द राइट आंसर इसका रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2020 के आपके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछा है आपसे। आप सभी जानते हैं कौन होंगे अध्यक्ष, जो मेरी कल की क्लास ली है तो जरूर बताएंगे। वसुधा कामता, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के जे अल्फेस या रमाशंकर कुरेली?
कौन थे? तो इसरो के पूर्व चीफ दोस्तों कौन थे? इसरो के पूर्व चीफ जो थे, पूर्व चीफ, इसरो के ये पूर्व चीफ थे दोस्तों आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा आप लोग। जितना आप लिखेंगे उतना आपको चीजें याद होगी दोस्तों। लिखने से हमारा जो माइंड होता है वो इधर उधर भी नहीं भटकता। जैसे होता है ना, माइंड में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, दिन भर की जो चीजें हैं, अराजक चीजें हैं, काफी चलती रहती है, पर जब आप लिखेंगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। तो और लिखने से आपकी एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार होती चलेगी। क्या होगी? एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार होती चलेगी। और जब आपके सामने कोई ऑप्शन आएगा तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा, अरे यार ये तो रत्नेश सर ने बताया था कि हमारे एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? वो तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। तो ये आपने लिखा भी था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। तो ये थे, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको कॉपी कलम जब प्रैक्टिस सेट हो, कॉपी कलम लिए रहिएगा, मेन पॉइंट्स आप लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए बी हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। एनईपी के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 12? वेरी इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 क्या कहता है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे आंसर दें। एनईपी 2020, पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करें सारे बच्चे, तब मैं इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ही अच्छा, क्या बहुत ही बढ़िया। चलिए, एनईपी 2020 के अनुसार यह कहा गया, कोई भी शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करे तो वो बालक की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करे। किसमें? बालक की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करे, मदर टंग। बालक की जो शिक्षा प्रदान करें वो उसकी क्या हो? मदर टंग होनी चाहिए। मातृभाषा में फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है? अगर लाभ की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी अगर मदर टंग है तो हमें चीजें बहुत ही जल्दी समझ में आएंगी। जो बच्चा है अगर हम उसको मदर टंग में उसके पढ़ाएं, जैसे गांव के बच्चे हैं, और हो क्या हाल है, आपको जाना था एनईपी 2020 का हो था, हाँ, तो गांव की भाषा आप समझाएंगे तो वो समझ पाए। अभी आप कुछ और बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, पर उन्हीं की भाषा में, अरे बेटा ये होता है एनईपी 2020। एनईपी 2020 की नई शिक्षा नीति लागू की गई, आपकी शिक्षा को सुधार किया गया कि भाई किस तरह से सरलता पूर्वक बच्चों को शिक्षा दी जा सके। तो ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये मातृभाषा से बालक से क्या होती है, समझ जाते चीजें। एक जुड़ाव होता है, क्या होता है? एक जुड़ाव होता है, किससे? उनके जीवन से, उनके जीवन से जुड़ाव होता है। तो आपकी एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, आरटीएक 2009, इसका जीवन से जुड़ाव, यानी कि संबंधित आप अगर शिक्षा प्रदान करेंगे बालकों को उनके जीवन से, तो वो चीजों को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी वो क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो इसलिए मातृभाषा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कक्षा 5 तक दोस्तों, कक्षा 5 तक ये कहा गया कि 5 तक आप उनकी मातृभाषा में उन्हें शिक्षा प्रदान करें। देखिए मेन उद्देश्य क्या था एनईपी 2020 का, या एक शिक्षक का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बालक को, आपको ये नहीं है कि उसको आपको चीजें याद करानी है, चीजें आपको याद नहीं करानी। कक्षा 1 से 5 तक की मैं बात कर रहा हूं, 1 से 5 तक की बात कर रहा हूं आपकी, कि बालक को आपको चीजें याद नहीं करानी, आपको बालक को चीजों को समझने के लिए जागरूक करना है कि बेटा तुम्हें ये चीज समझना है, तुम्हें ये चीज पढ़ना है। तो वो क्या, शिक्षा के प्रति जब उसके मन में जागरूकता आएगी, यानी कि एक होता है ना कि हाँ मुझे यार ये जानना चाहिए, वो ये क्या है आखिर, तो वो जब उत्सुकता आएगी, जब रुचि आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो वो पढ़ेगा अपने आप, तो वो चीजें उसे अपने आप याद हो जाएंगी। तो आप याद कराने, नहीं याद है तो हाँ, पहले के लोग क्या करते थे, नहीं याद, पीटना शुरू कर दे, तो वो चीजें नहीं करनी। हमें उसे क्या करना है, पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जगाना है, उसको जागरूक करना है, तो वो चीज थी। ठीक है, तो क्लास 5 तक सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? स्कूली शिक्षा में आपके 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चे हैं? 16 से 18, 3 से 18, 6 से 18, 5 से 18 वर्ष। कितने वर्ष के होंगे बालक? तो स्कूली शिक्षा में एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार दोस्तों,
यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि दोस्तों आयु की बात हो रही है, आयु की बात हो रही है, तो आयु की बात हो रही है, ये कहा गया कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक को शिक्षा प्रदान करने का हमारा वो है, दायित्व है। ठीक है, तो 3 से 18 दोस्तों के अनुसार स्कूली शिक्षा में आयु वर्ग के बच्चे शामिल हो सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में आपकी कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलझाया गया दूसरा नाम क्या है? उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है? दिव्यांग बच्चा, अक्षम बच्चा, विकृत बच्चा या विशिष्ट बच्चा। इस क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य ये है कि जो दोस्तों एनईपी 2020 के अनुसार आवश्यकता वाले बच्चे, जो आवश्यकता वाले, जिन्हें क्या है, नीड है, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को क्या कहा गया? ऐसे बच्चों को कहा गया दिव्यांग बालक। क्या कहा गया? दिव्यांग बालक कहा गया। दिव्यांग बालक, जो कि इन्हें हमारी क्या है, आवश्यकता है। इन बालकों को हमें क्या करना है? इन बालकों पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इन बालकों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है कि इन्हें किसी भी तरह से, जैसे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, तो इन्हें पहले तो भाई आपका नीचे ही फ्लोर होनी चाहिए, नीचे ही क्लास होनी चाहिए, जैसे सरलता पूर्वक इनके व्हील चेयर्स वहां तक जा सके क्लास में। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव न हो, भेदभाव न हो कि अरे भाई ये विकलांग है, वो है, कोई भेदभाव नहीं। वो भी हमारी तरह से एक इंसान है, वो भी हमारी तरह से वो है, बस भाई किसी कारण से वो हो जाता है, शारीरिक हैंडीकैप हो गया, तो ऐसी चीजें नहीं होने। बच्चों को ये चीजें आपको जागरूक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? दूसरा नाम रखा गया दिव्यांग बालक। ठीक है, नेक्स्ट है एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी कक्षा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है? माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? माध्यमिक समाविष्ट करती है कक्षा 6 से 9, 9 से 12, 6 से 8 या 11 से 12। आपकी बात हो रही है किसकी? माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है, कक्षा क्लास की। एनईपी 2000 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा माध्यमिक की बात हो रही है दोस्तों, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, जल्दी से दें। यहां 12 होगा, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, 2 ऑप्शन हो गया, 9 से 12, 6 से 9, 9 से 12, 6 से 8, 11 से 12, क्या होगा? तो माध्यमिक स्तर की बात हो रही है दोस्तों। तो एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की अगर बात करें तो कक्षा हमारी कौन सी होती है? क्लास हमारी होती है 9 से 12। क्या होती है? 9 से 12 हमारी क्या होती है दोस्तों? हमारी कक्षा कही जाती है। 9 से 12 जो होती है वो हमारी माध्यमिक। तो दोस्तों ये आपकी कक्षा 9 से 12 यानी कि माध्यमिक शिक्षा आपकी कही जाती है, माध्यमिक स्तर, यानी कि इसको आप उच्च माध्यमिक स्तर भी कह सकते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर यानी आपकी कक्षा 9 से 12 जो कि मध्य कहा जाता है। मध्य यानी कि आपकी दोस्तों मध्य शिक्षा कही जाती है इसको, मध्य शिक्षा जो कि आपकी होती है दोस्तों उच्च शिक्षा से लेके प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में होती है ये आपकी माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आपकी जो होती है 1 से 5 तक, प्राथमिक शिक्षा जो होती है 1 से 5 तक होती है, और फिर दोस्तों आपकी मध्य शिक्षा होती है, उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा होती है। क्या होती है? उच्च शिक्षा होती है, जो कि फिर आपकी दोस्तों 12 के बाद आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी उसके बीच की शिक्षा होती है, मध्य शिक्षा यानी 9 से 12 के बीच में होती है दोस्तों। उस समय आप 11 से 14 वर्ष के बीच में होते हैं, एज होती है आपकी। तो ये होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन की बात करें कि आकलन के संदर्भ की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल के परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। तो सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल के परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण, क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी दोस्तों। बिल्कुल, विश्लेषण और आचार सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, यानी एनईपी दोस्तों हमारा 2020 यह कहता है
कि बालकों को 2020 ये कहता है कि विश्लेषण और रचनात्मक सोच उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना ही हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आकलन के उसमें अंतर्गत आता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि या मानकीकरण? नहीं, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह कहती है दोस्तों, 2020 मैंने आपको बताया भी था कि हमें सीखना है, आखिर कैसे सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह सीखना कि आखिर हमें कैसे सीखना है। तो ये आपका ए ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही आंसर बताया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं दिया जाता आप लोग। तो उपयुक्त बुनियादी संरचना, एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं दिया जाता है दोस्तों, पूछा है कि नहीं दिया जाता, क्वेश्चन पूछा है कि नहीं दिया जाता, क्या होगा? नहीं दिया जाता दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं, नहीं दिया जाता। बहुत ही बढ़िया वो हो रहा है दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? नहीं दिया जाता दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? उपयुक्त बुनियादी संरचना, बिल्कुल सही है। एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक की आवश्यकता होनी चाहिए, बिल्कुल है दोस्तों। उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप, ये भी होना चाहिए। अनिवार्य विशेष शिक्षा, दोस्तों अनिवार्य यानी कि कोई भी चीज अनिवार्य नहीं थी भाई, ये बालक की इच्छा पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बालक की इच्छा पे। कोई चीज आप अनिवार्य नहीं कर सकते कि ये आपके लिए अनिवार्य है, ये आपको पढ़ना ही है, नहीं, ये बालक के रिकॉर्डिंग है। यानी फिर 2000 सारी बातें बालक के ही अकॉर्डिंग, केंद्र मान के बालक के ही अकॉर्डिंग कि हाँ बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो पढ़ो, जो सब्जेक्ट तुम्हें लेना है वो पढ़ो, ठीक है। तो ये होगा, सी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य का विकास है 100% रोजगार प्रदान करने का प्रावधान, दुनिया में सबसे बेहतर बुनियादी संरचना, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन दोस्तों उद्देश्य था कि हमें प्रत्येक छात्र को रचनात्मक क्षमता दे, ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि बालक जब निकले शिक्षा प्राप्त करके तो दोस्तों वो कोई भी यानी कि व्यवसाय कर सकता है और कोई भी कार्य कर सकता है। तो ये इसमें सारी चीजें आ जाएगी, प्रत्येक छात्र को रचनात्मक क्षमता प्रदान करना, ये है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चे के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय प्रतिभा मानकरणी पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। बिल्कुल, तो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 किस पे? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। क्या होना चाहिए? जो बालक शिक्षक है वो चीजों को जो सिखाता है, वो जो बच्चा है सिखाना है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए, बहुस्तरीय होना चाहिए। जो अधिगम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपका पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको पढ़ाने की जो नीति है ऐसे कि साधारण आप मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, उनकी मातृभाषा में ही बालकों को शिक्षा प्रदान करें, ये सारी चीजों की बात कही गई आपकी, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संगठन प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में प्रस्तावित शैक्षिक संरचना तैयार करेगा? एनसीईआरटी, एनसीईएनटी, एसडीजीसी और एनटीईएस। आप सभी जानते हैं कि बालकों के शैक्षिक संगठन, बालकों की शैक्षिक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एनईपी 2000 प्रस्तावित किया। किसकी बात की गई? एनसीईआरटी की बात की गई। किसकी बात की गई? एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होगा शैक्षिक संरचना। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने भी आपको बताया, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई? किसकी वकालत नहीं की गई? संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी उपयोग में कमी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी वकालत नहीं की गई पूछा है, किसकी वकालत नहीं की गई? बहुत बढ़िया आंसर। तो दोस्तों किसकी वकालत नहीं की गई? योगात्मक मूल्यांकन की वकालत नहीं की गई,
और आपका पाठ्यक्रम में वृद्धि भी नहीं कि भाई पाठ्यक्रम वृद्धि नहीं करना है, बल्कि और भी कमी करना है जो बच्चों को समझ में आ सके। ये नहीं बहुत ज्यादा उन पे बोझ डालना है। और प्रौद्योगिकी के उपयोगों में कमी नहीं की गई, बल्कि क्या किया गया, बढ़ावा किया गया। ठीक है, बढ़ावा। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो डी जिसमें आ रहा है समझ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी द्वारा दिए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है बताना है। एनईपी 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न पद्धतियों तथा कार्य नीतियों जैसे समूह कार्य और वार्तालाप गतिविधियों का उपयोग किया जाए। एनईपी 2020 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। एनईपी 2020 के प्रस्ताव है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा स्वयं मूल्यांकन तथा सहकर्मी मूल्यांकन जैसी अन्य विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एनईपी 2020 प्रस्ताव विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मन प्रेरक होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 2020 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव था कि हाँ, बालक को कैसे किया जाए, रचनात्मक शिक्षा प्रदान की जाए और उसका योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव किया जाए। कैसी शिक्षा बालक को प्रदान की जाए कि बालक स्वावलंबी हो सके, स्वरोजगार हो सके। और दोस्तों अपने ऐसी शिक्षा बालक को प्रदान की जाए कि सरलता पूर्वक बालक को ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों, ये स्टडी 91 में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।